अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये जो वर्ड होता है ना फेस, इसे हम कहते हैं एंगल। फेस क्या होता है? एंगल, जो हमें रिप्रेजेंट करता है एक तो पोजीशन ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है बॉडी की जब वो डिस्प्लेस कर रहा हो। तो मैं यहां पर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं, और वो ये है कि जो फेस है इसे हम कहते हैं एंगल। ये एंगल थीटा क्या करता है, और इसको हम टाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है ना। विच स्पेसिफाई, और ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने जब वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर हमें फेस के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन ये मिली कि एंगल थीटा या टाइम को हम कहते हैं, और ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, कि वो बॉडी किस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो फेस के लिए पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई कि ये थीटा या फिर टी को हम कहते हैं, जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। अच्छा, अब जरा पहला ग्राफ देखें। इस ग्राफ के अंदर मैंने ये ग्राफ टी और एक्स के दरमियान बनाया हुआ है, टी और एक्स के दरमियान। तो अगर आप देखें कि ये वेव स्टार्ट हो रही है कहां से? जीरो से, क्योंकि एक वेव के लिए अगर मैं एंगल लिखूं तो, या सॉरी टाइम पीरियड लिखूं, तो वो टाइम पीरियड क्या है? जीरो से लेकर जब वेव कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पीरियड को हम टी कह देते हैं। हाफ टाइम पीरियड है टी बाई टू, उसका हाफ टाइम है टी बाई फोर, और दरमियान में मैंने आपको कहा थ्री टी बाई फोर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी, वो थी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। और इस बात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। तो मुझे बताएं, ये जो टी की वैल्यूज हैं, क्या ये टी की वैल्यू हर पॉइंट पे ये नहीं रिप्रेजेंट कर रही कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? देखें, जब हमारे पास टाइम है टी बाई फोर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम है और पॉजिटिव है। जब आपका टाइम है टी बाई टू, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? जीरो। जब आपका टाइम है थ्री टी बाई फोर, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है माइनस एक्स नॉट, यानी कि मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दूसरे एक्सट्रीम पर। और जब आपका टाइम होता है टी, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है ना बात? और ये बात एंगल के जरिए भी तो पढ़ी जा सकती है। अगर मैं इसको टाइम पीरियड के बजाय किस में लिखूं? एंगल में लिखूं। यह है जीरो, ये है आपके पास 360 डिग्री, यहां पर आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री, यहां हो जाएगा 90 डिग्री, और दरमियान में क्या है? 270 डिग्री। ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि जब मैं इन एंगल्स को साइन की वैल्यू में पुट करूंगा, तो साइन जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के। तो आप देखें यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। जब साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 वन के बराबर वन। होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो गया। साइन 180 जीरो होता है, साइन 270 माइनस वन होता है, और साइन 360 फिर से क्या होता है? जीरो। तो बात यहां पर सच हो गई ना, कि हमने क्या कहा? फेज हमें एंगल और टाइम की इंफॉर्मेशन देता है, और वो हमें क्या बताता है? वो हमें स्पेसिफाई करता है एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में, कि मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरा डायरेक्शन के बारे में। क्योंकि आप देखें ना, अगर मैं 90 से 180 की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे समझ आ रहा है ना कि मैं कहां से मूव कर रहा हूं? एक्सट्रीम से मीन की तरफ। फिर अगर मैं 180 से 270 की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मूव कर रहा हूं मीन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ। फिर मैं 370 से 360 270 से 360 पे जा रहा हूं, इसका मतलब मैं मूव कर रहा हूं एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ। ठीक है ना, तो ये एक तरह से डायरेक्शन भी पता चल गई। क्लियर है यहां तक बात?
तो यस एक तो हमारे पास ये ग्राफ हो गया जो कि हम साइन वेव के जरिए ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये नीचे ही ड्रॉ करके आपको बता दिया, लेकिन हम इसको यहाँ पर भी शो कर सकते हैं 0 से लेके 2 तक, और ये 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपके पास टी होता है और ये थीटा होता है, इस लाइन को हम यहाँ पे शो करते हैं। तो वो एंगल 0 से लेके 2 पाई तक है और ये साइन वेव को ओबे कर रहा है। अब क्योंकि ये नीचे बात हो गई है, तो अब अगली वेव की बात करते हैं। अब जरा आप ये देखें कि अगली वेव जो यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, इस वेव के अंदर अगर मैं देखूं कि ये जो ग्राफ है ये साइन वेव को या साइन फंक्शन को ओबे नहीं कर रहा। कैसे पता चल रहा है ओबे नहीं कर रहा? क्योंकि जब मेरे पास ये टाइम है 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो मैक्सिमम है। तो ये कोसाइन फंक्शन है। हाँ, तो ये आपके पास क्या है? कोसाइन फंक्शन है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा। तो अब आपको समझ आया कि वेव की जो कर्व है या नेचर है, उसको देख के आपको समझ आ जाता है कि ये वेव्स कोसाइन लॉ को या कोसाइन फंक्शन को ओबे कर रही है या साइन फंक्शन को ओबे कर रही है। अगर अगर टी की वैल्यू 0 पर आपके पास वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब वो वेव स्टार्ट हो रही है 0 से, और कौन सा फंक्शन ओबे कर रही है? साइन। लेकिन अगर Sine। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये साइन फंक्शन नहीं बल्कि कॉस फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन। कॉस 0 1 के बराबर होता है, सही है ना। अब आप देखें, यहां पर मैं इसी तरह लिखता हूं, ये टाइम 0 है और यहां पर टाइम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहां पर आधा टाइम हो जाएगा t/2, इसका आधा हो जाएगा t/4, और ये हो जाएगा 3t/4। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी चीज को अगर एंगल में लिखें तो क्या लिखेंगे? 0, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई/2, और यहां हो गया 3 पाई/2। अब जरा देखें कि जब मैं cos 0 की वैल्यू लेता हूं, तो cos 0 होता है 1 के बराबर। फिर cos 90 की बात करें तो cos 90 होता है 0। फिर cos 180 की बात करें, cos 180 बराबर होता है -1 के। फिर cos 270 की बात करें, cos 270 फिर से होता है 0। और cos 360 की बात करें तो cos 360 फिर से क्या होता है? 1। अब अगर आप देखें, स्टार्ट हुआ +x0 से, तो यहाँ पर cos 0 1 है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है ना। फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट t/4 पर क्या हो गया? 0, ठीक है ना। यह है +1, यह है 0, यह है -1, यह है 0, और यह है +1। तो आपको नजर आ रहा है जहां जहां +1 है वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, और जहां माइनस है इसका मतलब वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है बट नेगेटिव है। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से हम थीटा या टी के जरिए किसी भी वेव को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये वेव आपके पास कोसाइन या साइन फंक्शन ओबे करते हैं। एक ग्राफ आपको टॉप पे नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई द ग्राफ फंक्शन। तो अब क्योंकि मैंने आपको ये दो ग्राफ फंक्शन पढ़ा दिए हैं, तो मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला जो ग्राफ है वो कौन से फंक्शन को ओबे कर रहा है? जी सर। ये जो पहला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ कौन से फंक्शन को ओबे कर रहा है? साइन थीटा को या कॉस थीटा को? साइन 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 थीटा साइन को, साइन। ठीक है ना। तो इसे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास जो ग्राफ है ये साइन थीटा को ओबे कर रहा है, क्योंकि ग्राफ की जो फॉर्मेशन है वो वैसी है जैसा कि हमने पढ़ी थी। क्या सेकंड वाले ग्राफ के बारे में कुछ बता सकती हैं कि ये कौन सा ग्राफ होगा, ये कौन से फंक्शन को ओबे कर रहा होगा? सर माइनस साइन थीटा। गुड, ये आपके पास है -sin थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्ड ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? चलें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डॉटेड लाइन जो है ना, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन तो साइन थीटा की है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये करूं कि इस साइन थीटा का स्क्वायर ले लूं, तो जब मैं साइन थीटा का स्क्वायर लूंगा, तो देखें पॉजिटिव वाला तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव तो बढ़ना ही है। जैसे अगर मैं कहूं कि +2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो आंसर क्या आ जाता है? 4। और अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं, तो वो भी तो आंसर 4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूं, तो मेरे पास जो वेव पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव वेव का एम्पलीट्यूड बढ़कर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और जब मैं माइनस साइन का स्क्वायर करूंगा, तो वो भी इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप देखें, यहाँ पर जो दोनों वेव्स हमारे पास बन रही हैं, वो दोनों वेव्स क्या हो गई हैं? अब पॉजिटिव हो गई हैं। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं ये है साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, यस सर, बिल्कुल इसी लेकिन मुझे तरीके ना से। हाँ जी सर जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन नहीं समझ आई। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन। देखिए इस यस तरह से सर। है ना,
कि मेरे पास जो वेव है उस वेव में एक कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो अगर मैं एक वेव को ड्रॉ करूं और उस वेव के अंदर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये इसकी नेगेटिव वैल्यू, सही है? मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ जो है ना वो पॉजिटिव ही रहे, तो मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव का, तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, Okay. इसका स्क्वायर Yes. करने से। अच्छा, और फिर जब नेगेटिव वैल्यू को मैं स्क्वायर करूंगा, तो लेट से अगर ये +2 था और ये -2 था, तो -2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस Yes. प्लस होता है, तो आंसर क्या हो गया, +4। तो यहां पर आपके पास दोबारा से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो अगर आप पहले ग्राफ की बात करें, पहला ग्राफ है प्लस साइन थीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे थर्ड ग्राफ मिल जाएगा ना, Yes. ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से कोसाइन, तो हमारे पास कोसाइन वेव है, उसका अगर मैं इसी तरह से स्क्वायर करूं, तो अगर आप देखें फोर्थ जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोसाइन के स्क्वायर को, कोसाइन स्क्वायर। देख लो यहां पे भी क्या हुआ, जो पॉजिटिव था वो तो अभी भी पॉजिटिव है और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन जो नेगेटिव था, ये नेगेटिव, वो भी पॉजिटिव इस है। नेगेटिव का स्क्वायर करने से ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, फोर्थ ग्राफ। अब ये जो फिफ्थ ग्राफ है, ये फिफ्थ ग्राफ वैसे हम अपने करिकुलम में पढ़ते नहीं है, लेकिन क्योंकि साइन कॉस की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ये ग्राफ टेंजेंट को फॉलो करता है, ये है टेन थीटा का ग्राफ। क्योंकि टेन थीटा जो होता है ना, वो पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ क्या करता है, बिहेव करता है, पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी। और दरमियान में ये जो आपके पास वैल्यूज आती हैं, ये आपके पास होती है 90, 1090 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आपके दरमियान में वैल्यूज 90 की, और बाकी जो भी आपके पास इसका आंसर निकलता जाता है वो 180 पर, और माइनस जो 0 डिग्री है उसके ऊपर इसकी वैल्यूज क्या होती रहती हैं, इन्फिनिटी होती रहती है। तो ये ग्राफ टेन थीटा का है, लेकिन ये आपको करिकुलम में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम ये ग्राफ पढ़ते नहीं है, हम साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को ही पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो क्या एंगल होगा जिस एंगल पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। आपने ये बताना है कि वो क्या एंगल होगा जिस एंगल पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो अपनी टोटल वैल्यू का क्या हो, हाफ हो। अब देखें टोटल वैल्यू का हाफ का क्या मतलब है, मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की बात करता हूं कि ये आपके पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते थे, एक्स नॉट। आपसे पूछा जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट बताएं जिस डिस्प्लेसमेंट पर ये वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट पे एंगल फाइंड आउट करना है। इस डिस्प्लेसमेंट पे एंगल क्या होगा और इस डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट। तो देखें इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और इन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है, इन्होंने दी हुई है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, मीन से स्टार्ट हो रहा है, टू हाफ ऑफ इट्स एक्सट्रीम, और कहां जा रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर। तो अब ये जो इन्होंने मीन पोजीशन की बात की हुई है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है डिस्प्लेसमेंट की, साइन थीटा वाली, ठीक है ना। ये देखें ग्राफ जो मैंने कल आपको बनाकर दिखाए थे वो यही थे कि जब आपका मोशन स्टार्ट हो रहा होता है मीन से, तो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है। और जब आपके पास जो मोशन स्टार्ट हो रहा होता है एक्सट्रीम से, तो फिर जो आपके पास इक्वेशन होती है वो कॉस थीटा की होती है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या दिया जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर वो मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और अगर वो कहता है कि फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर मैं एक्स नॉट साइन थीटा नहीं लिखता, फिर मैं लिखता एक्स नॉट कॉस थीटा, जैसे अगले क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट अपॉन टू। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, एक्स की जगह एक्स नॉट अपॉन टू, तो ये हो गया एक्स नॉट और ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखें ये साइन एक्स नॉट और ये एक्स नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो फिर बच क्या गया 1/2, और यहां आ गया आपके पास साइन थीटा,
और थीटा अगर मैंने निकालना है साइन को दूसरी तरफ भेज दें तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ये बराबर है किसके, 30 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल मेरे पास आ गया 30 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं फिजिक्स में हम जब ये एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो मुझे इस 30 डिग्री को किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो 30 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होता है π/6 के। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री आ जाता है ना। देखें पाई 180 के बराबर है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री को मैं π/6 लिख सकता हूं ना रेडियन में। अच्छा, अब ये एंगल मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था टाइम कितना लगेगा इसको अपने हाफ डिस्टेंस तक जाने में। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं और इस इक्वेशन को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो बराबर है किसके, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है ना, जो कि हमने साइन थीटा में थीटा की जगह ओमेगा टी पुट किया था। अब थीटा मैंने यहां से कैलकुलेट किया हुआ है जो कि किसके बराबर है, π/6 के, तो मैंने π/6 लिख दिया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, और ये स्मॉल टी मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सही है ना, अब जरा देखें, ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल। 6 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और टी इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा 6 के पास और टी आ जाएगा ऊपर। तो मुझे बताएं यहां से आंसर जो आपके पास आएगा टी का, वो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, टी इज इक्वल्स टू कैपिटल T/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने पर जो हाफ डिस्टेंस पे टाइम होगा उस टाइम की वैल्यू क्या होगी, टोटल टाइम का 12th पार्ट। ठीक है ना, T/12, ये आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो ये दो चीजें हमने क्या करनी थी इसमें, फाइंड आउट करनी थी, एंगल भी आ गया और टाइम भी आ गया। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। अब अगेन देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या आया, वही क्वेश्चन है सब कुछ, सिर्फ क्या किया, अब है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ये मोशन, और वो कहता है हाफ ऑफ इट इज मीन पोजीशन। इसका मतलब मोशन अब यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वो कहता है हाफ डिस्टेंस तक जाने में कितना आपके पास टाइम लगेगा और कितना एंगल होगा, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, वापस आते हुए, यानी कि मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्सट्रीम से, पहले स्टार्ट हो रहा था मीन से। तो अब ये एक्सट्रीम और मीन की बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू x0 कोसाइन थीटा। ठीक है, और कंडीशन पुट कर दें उसी तरह से, तो ये हो जाएगा x0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा cos थीटा। x0 से x0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब मैं निकाल सकता हूं थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 के, और cos इनवर्स 1/2 बराबर होता है 60 डिग्री के, ये बराबर होता है 60 डिग्री के। और अगर आप देखें तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर उसको मैंने लिखा था π/6 तो इसे मैं लिखूंगा π/3। ठीक है ना, क्योंकि 3 6 18, यानी कि 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें 180 बनता है। तो ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया, थीटा हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, टाइम, दोबारा वही करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, π/3, ओमेगा क्या पुट करेंगे, 2π/t, और टी आपके पास कैलकुलेट करना है। तो पाई से ये पाई हो जाएगा कैंसिल, यहां पर ये पाई और ये पाई हो गया कैंसिल। अब देखें ये वाला टी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टाइम का वो हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू कैपिटल T/6। तो ये आपने टाइम निकाल लिया कि जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही होगी तो हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे उसका टाइम क्या होगा, T/6 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड्स और एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं जब कभी भी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको कैलकुलेट करना हो, कंडीशंस दी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें तो हमने दो टाइम कैलकुलेट किए, एक टाइम मीन से एक्सट्रीम पे जाने का, उसे मैं कह देता हूं T1, और एक टाइम एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तक आने का, उसे मैं कह देता हूं T2। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, x0/2। आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि
जो आपके पास टाइम एक्सट्रीम से मीन पे आने का है, अगर देखा जाए तो यहां पर जो T1 है, T1 वो स्मॉलर है किससे, T2 से। ठीक है ना, देखें कैसे, क्योंकि हमने लिखा T1 जो कि मीन से एक्सट्रीम पे जाने वाला टाइम है वो क्या है, वो है T/12, और जो एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर आने वाला टाइम है वो है T/6। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो T2 के मुकाबले में क्या है, कम है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये किस तरह से रिलेट हो सकते हैं, तो देखें क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि T1/T2 इज इक्वल्स टू, तो T1 की जगह लिख दें T/12 और T2 की जगह लिख दें T/6। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और ये 6 और 12 क्या हो जाएंगे, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये आ जाएगा T1/T2, और यहां पर आ जाएगा, ये देखेंगे ये 6 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 6/12। तो इसको जब कैंसिल करें तो आंसर आ जाता है 2, तो ये आपके पास आ गया 1/2। अच्छा, अब मैं क्या इस बात को इस तरह लिख सकता हूं कि T2 इज इक्वल्स टू 2T1। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका टाइम है एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तक आने का, वो डबल है किसके मुकाबले में, जो बॉडी मीन से हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तक आएगी। तो यहां पर आपके पास जो T2 है वो डबल हो गया। और इसका रीजन क्या है कि हमें तो ये लगता है कि शायद अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएं या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आए तो हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे दोनों के टाइम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम मीन से एक्सट्रीम पे जा रहे हो और एक्सट्रीम से मीन पर आ रहे हो, दोनों सूरतों में हमारे पास जो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है ये चेंज हो रही होती है। तो क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, इस वजह से जो टाइम होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अब देखो, जब कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जा रही है तो वो स्लो डाउन हो रही है ना, और जब कोई बॉडी एक्सट्रीम से मीन पर आ रही है तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये तो दोनों केसेस डिफरेंट हो गए ना, इसलिए इन दोनों के अंदर टाइम सेम नहीं आता। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि इन दोनों को ऐड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक पूरे आपके पास मोशन में या एक वाइब्रेशन में टोटल टाइम कितना होता है, T/4, तो मुझे बताएं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आधी या क्वार्टर वेव की बात करूं या क्वार्टर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका टाइम क्या होगा, T/4। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूं कि अगर मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैं कहता हूं कि एक बॉडी डिस्प्लेस कर रही है और उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए मैं आपको टाइम बता देता हूं कि ये टाइम क्या होगा। ठीक है, लेट से पहले बॉडी ए पॉइंट से गई बी पॉइंट पर, ए से लेकर बी पर, और फिर बी से वापस कहाँ आएगी, ए पर, फिर ए से वापस कहाँ चली जाएगी, दूसरे एक्सट्रीम पर, और इस दूसरे एक्सट्रीम को हम कह देते हैं यह है सी पॉइंट, और फिर इस सी से दोबारा कहाँ आ जाएगी, वापस मीन पर। अब जरा आप देखें कि अगर हमारे पास ये टोटल टाइम टी है, तो मैं सिर्फ एक साइड का टाइम देखूंगा तो क्या वो T/4 नहीं होगा। फिर जब ये वापस आएगा ये T/4 हो गया, फिर जब आगे जाएगा T/4 हो गया, और फिर जब वापस आएगा T/4 हो गया। इन चारों को ऐड कर लें तो वो एक्चुअली किसके बराबर आएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा हूं तो ये टोटल टाइम किसके बराबर है, T/4 के। तो देखें, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि मीन से एक्सट्रीम पे जाने वाला जो टाइम है वो क्या है, T/4। और इस T/4 को इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है T1 और यहां लिखा हुआ है T2। तो T1 और T2 को अगर आपस में ऐड करें तो वही T/4 के बराबर है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट बताने का मकसद है वो ये है कि अगर आपको पेपर के अंदर एक टाइम गिवन हो कि वो ये क्या है कि मीन से एक्सट्रीम हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तक जाने के लिए टाइम गिवन है, आपने ये बताना है कि एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तक आने का टाइम क्या है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली यहां से भी इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं कि T1 + T2 किसके बराबर होता है, T/4 के। अगर मुझे T1 की वैल्यू पता है तो क्या मैं T2 निकाल सकता हूं, तो वो इस तरह निकलेगा T/4 माइनस T1, और यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, T/4 माइनस T1 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, T/12। तो अब आप क्या ले लेंगे यहां से, एलसीएम, और ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 2T/12 के।
और यहाँ से आंसर क्या आ गया t/6। तो देखिए आंसर सेम आ गया ना, जो कि हमने t2 का ऊपर लिखा हुआ ये रहा t/6, और यहाँ भी क्या आ रहा है t/6। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपको एक टाइम पता है तो दूसरा टाइम आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल टाइम का पता है कि जो क्वार्टर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर टोटल टाइम जो होता है वो कितना कवर किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि टाइम से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास √3/2 x0 है। ये जो √3/2 है, इसको अगर कैलकुलेटर में आप सॉल्व करते हैं तो √3/2 का आंसर आता है 0.866। 0.866 को मैं आसान लफ्जों में ये भी कह सकता हूं कि आपने एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट पर थीटा और टी निकालना है जो टोटल का 86.6% हो। 0.866 को परसेंटेज में यही लिख सकते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा 86.6%। इसका मतलब ये, आपने जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हो तो जब वो अपने टोटल डिस्प्लेसमेंट का 86% डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो उस वक्त उसका कितना फेज होगा एंगल और कितना टाइम होगा, ये आपने क्या करना है बताना है। और उन्होंने कंडीशन आपको दी हुई है कि बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ। तो जब हमें यह पता होता है कि बॉडी मीन से स्टार्ट हो रही है तो हमें इसकी इक्वेशन पता चल जाती है, और वो इक्वेशन क्या है, x0 साइन थीटा। अगर वो कहता है एक्सट्रीम से तो यहां लिखते हैं कॉस थीटा। अब कंडीशन पुट करें तो x की जगह उसने कहा है √3/2 है। x0 ये आपके पास हो गया x0 और ये हो गया साइन थीटा। तो x0 से x0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो गया x0 कैंसिल। साइन को दूसरी तरफ ले आए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, और यहां आ जाएगा क्या, थीटा। साइन इनवर्स √3/2 बराबर होता है 60 के। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, π/3। ठीक हो गया, थीटा कैलकुलेट हो गया। अब टाइम निकाल लेते हैं इसका। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये एंगुलर वेलोसिटी का ही फार्मूला है जिसको मैंने इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा थीटा की जगह अब हमने क्या करना है, पुट करना है π/3। तो ये हो जाएगा π/3। ओमेगा की जगह पुट करना है 2π/t और स्मॉल टी। अब देखें पाई से ये पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, t/6। ये आपके पास क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट हम इस काम के लिए यूज करते हैं कि जब हमें ये जो एंगल होता है वो गिवन हो और हमें टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से इसको विद इन सेकेंड ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, ये एमसीक्यूज के लिए आपको काम आ जाता है। वो ये है कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक कंप्लीट वेव में टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड टी। एक कंप्लीट वेव के लिए एंगल कितना होता है, 2π। और एक कंप्लीट वेव के लिए पाथ लेंथ या पाथ डिफरेंस क्या होता है, उसे हम लिखते हैं लैम्डा। ठीक है ना, एक वेव की जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो अब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपके पास लैम्डा है जिसे पाथ डिफरेंस कहते हैं वो बराबर है किसके, टी के, और टी बराबर है किसके, 2π के। ये तीनों बातें एक ही है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने इसकी वेरिएबल्स डिफरेंट लिखे हुए हैं। ये जो लैम्डा है इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा। ये जो टी आपके पास मौजूद है ये है टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। और ये जो आपके पास 2π है ये है फेज डिफरेंस। फेज एंगल को कहते हैं ना, फेज डिफरेंस। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, इक्वल है। अब शॉर्टकट इसके अंदर क्या है, शॉर्टकट ये है कि जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी π/3, और उस थीटा की वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब जरा ये देखें कि ये चीज आप यहां पे किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे। देखो, थीटा की वैल्यू है π/3। यहां शॉर्टकट में आपको नजर आ रहा है कि टी और पाई के दरमियान में रिलेशन क्या है, टी और 2π आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टी इज इक्वल्स टू क्या है, 2π। तो मुझे बताएं पाई किसके बराबर होगा, t/2 के।
तो अगर मैं इस पाई की जगह t अपॉन 2 पुट करूं तो देखिए आंसर आ गया ना t/6, t/2 डिवाइडेड बाय 3। तो थीटा की वैल्यू जो टाइम आपके पास है वो किसके बराबर हो गया, t/6 के, क्योंकि ये हमने टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, t/6। इसी तरह अगर आपको टाइम गिवन हो तो आप एंगल में फाइंड आउट इसको कर सकते हैं कि आपके पास जो टाइम है ये गिवन है और उसके अंदर आपने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि टी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पाई पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज हम यहाँ पर एक टेबल के जरिए शो करते हैं कि, और ये आपको आसानी हो जाएगी कि अगर आपको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करने के लिए आए तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखें, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टाइम भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये तो मीन पोजीशन हो गई ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मीन पोजीशन आपकी कहां पर हुई, सेंटर में, जिसे हम मीन कहते हैं, तो फिर इक्वेशन क्या यूज होती है, एक्स नॉट साइन थीटा। लेकिन जो t इज इक्वल्स टू 0 है वो अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हुआ तो इसका मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो कॉस थीटा के साथ है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू 0 है तो आप जानते हैं साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के, साइन 0 0 के बराबर होता है। तो मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस एक्स नॉट के, ठीक है। तो अब देखें इधर से हमें क्या पता चल गया कि जब थीटा 0 होता है और बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और आप याद करें जो हमने ऊपर ग्राफ पढ़ा वो ग्राफ भी तो इसी तरह का है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। जबकि अगर वो मोशन स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम से तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा और वो प्लस एक्स नॉट होगा। तो ये आपको एंगल पता चल गया। अब 30 डिग्री पर देखें, 30 डिग्री जिसे पाई/6 भी कहते हैं, और इस पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा t/12। कैसे निकाला t/12, मैंने ऊपर सॉल्व करके बताया ना कि अगर मेरे पास पाई/6 है दोबारा सॉल्व करके बताता हूं। अगर मेरे पास पाई/6 है तो देखें पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, t/2, और 6 टू का क्या हो जाएगा, 12। तो आंसर आ गया t/12। इसका मतलब पाई/6 किसके बराबर होता है, t/12 के, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने t/12 इस तरह लिखा है शॉर्टकट यूज करते हुए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, थीटा पुट करना है। तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ये 1/2। तो अब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x0/2, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ कवर हो चुका है। आगे जब हम cos 30 की बात करते हैं तो cos 30 बराबर होता है √3/2 के। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, √3/2 एक्स नॉट, ठीक है। अब आ जाए अगले एंगल, 45 डिग्री पे हम बात करें। 45 डिग्री पे आपका जो एंगल है वो होता है पाई/4, यानी कि 45 डिग्री को पाई/4 भी लिख सकते हैं। तो इस पाई/4 पे जो आपका टाइम पीरियड होगा वो होगा t/8। और कैसे किया, पाई की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, t/2। तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8। ये आसान लफ्जों में हम ये कहें कि जो भी नीचे नंबर लिखे हुए ना उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना तो वो टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पाई/3 को क्या लिख सकता हूँ, t/6। पाई/2 को क्या लिख सकता हूँ, t/4। पाई को क्या लिख सकता हूँ, t/2। 3 पाई/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई/4। और 2 पाई को क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये टी है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ये है कैपिटल टी, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका टाइम कैसे एंगल से हम टी के अंदर उसको या टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट पर आ जाए। 45 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखें साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के। और ये वैल्यू कॉस में भी सेम होती है, cos 45 भी 1/√2 के बराबर ही होता है। तो यहां से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब क्या हो जाएगा, ये होगा x0/√2। और यहां पर भी ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0/√2। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको पता चल गया, और वो पॉइंट ये है कि x0/√2 वो डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट पे आपके पास साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। फिर 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर होता है √3/2 के।
जबकि cos 60 बराबर होता है 1/2 के। तो अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जब मीन से बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा √3/2 x0 के, और जब एक्सट्रीम से बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा x0/2 के। फिर आ जाए 90 पर, साइन 90 बराबर होता है 1 के, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, जबकि cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जब साइन 90 की मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, जबकि cos 90 क्योंकि 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। अब आ जाए 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर साइन 180 0 के बराबर होता है, साइन 180 0, जबकि cos 180 -1, cos 180 -1। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, लेकिन cos के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट किसके साथ, माइनस साइन के साथ। इसका मतलब वो बॉडी कहां चली गई है, दूसरी एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 270 डिग्री, तो साइन 270 बराबर होता है -1 के, और यहां से आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब बॉडी दूसरी एक्सट्रीम पे चली गई है, जबकि cos 270 बराबर होता है 0 के, तो यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 360, साइन 360 इक्वल टू 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 हो गया, और cos 360 बराबर है 1 के, तो यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर से क्या आ गया, मैक्सिमम। तो अब आप देखें मैंने एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए आपको एक्सट्रीम, मीन और मीन के दरमियान जो भी एंगल्स हैं उन सबको यहां पर सॉल्व करके बता दिया, और एक एक की वैल्यू यहां पर पॉइंट वाइज शो हो गई। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब देखिए फेस कांस्टेंट। अभी मैंने फेस की बात की ना, फेस क्या था, एक एंगल था जो कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में बताता था। अब फेस कांस्टेंट क्या है, तो देखिए फेस कांस्टेंट कहलाता है, ये एक इनिशियल एंगल होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, इनिशियल फेस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इनिशियल फेस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये इनिशियल फेस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी किस तरह से, देखो लेट से यहां पर एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास जो एंगल है बी पॉइंट पर ये होता है 90, इसी तरह सी पॉइंट पर जो एंगल होता है वो होता है 180, और डी पॉइंट पे एंगल है 270, एंड देन 0 पर फिर से एंगल क्या हो जाता है 360। ये कंप्लीट साइकिल हो गया, ठीक है। बॉडी स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से मूव करके यहां पर आ गई ए प्राइम पर। अब बॉडी ए प्राइम से चलती है और पी पॉइंट पर आ जाती है, तो जब वो ए प्राइम से पी पॉइंट पर आती है तो एंगल कवर करती है थीटा। अब यहां पर बात यह है कि जो इनिशियल इसका एंगल था, जो 0 डिग्री से ए प्राइम तक आने के लिए चाहिए था, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एंगल है फेज एंगल, इसे हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है कि इनिशियल फेज जो था वाइब्रेटिंग बॉडी का वो क्या था, इनिशियल फेज, इसे हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। तो अगर ये फाई की वैल्यू 90 हुई, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है, बी पॉइंट से। अगर इस फाई की वैल्यू हुई 180 डिग्री, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट कहां रही हो, सी पॉइंट से। अगर इस इनिशियल फेज की वैल्यू हुई 270 डिग्री, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है, 270 से, ठीक है। और अगर इनिशियल फेज की वैल्यू 0 डिग्री हुई, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है, ए पॉइंट से, ठीक है। और यहां पर इस बात को हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि फेस कांस्टेंट हर एक पॉइंट के लिए डिफरेंट है। जैसे अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 0 से स्टार्ट करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं एंगल प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जब स्टार्ट मीन से होता है तो वैल्यू क्या होती है, प्लस साइन थीटा। और जब आपके पास वाइब्रेशन स्टार्ट कहां से होती है, एक्सट्रीम से, तो कौन सा साइन यूज करते हैं, कोसाइन थीटा, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास ये पॉइंट स्टार्ट होगा 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री से हमने साइन को यूज क्या करना है, माइनस साइन थीटा। जो मैंने आपको पहला ग्राफ आज क्लास में बताया वो यही था ना, कि अगर आपके पास साइन को इन्वर्स कर दे तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा।
और यहाँ पे माइनस साइन थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब ये जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना, जबकि पहले वाला प्लस साइन क्यों था, क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा था और इसकी स्लोप भी इसी तरह से पॉजिटिव थी। अच्छा, उसके बाद जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो यहां पर आपके पास कॉस देखा जाए तो पहला वाला कॉस पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पर कॉस क्या होगा, नेगेटिव, और एंड एंड में जाके आपके पास 2 पाई आ जाएगा, दोबारा से आपके पास साइन क्या हो जाएगा, वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वेव ने कहां जाना है, अपवर्ड जाना है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाता है, एंगल कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल लिखूं, देखें 0, तो ये एंगल आपके पास क्या है, π/2, ये एंगल आपके पास क्या है, पाई, ये एंगल है 3π/2, और ये एंगल आपके पास क्या है, 2 पाई है। तो इसमें थीटा और एक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि जब आपके पास फेस कांस्टेंट चेंज होता जाएगा तो हर फेस कांस्टेंट के लिए आपके पास जो कोसाइन फंक्शन या साइन फंक्शन है वो भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। और इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी इनिशियली स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है ना। इस चीज को मैं और बेहतर तरीके से ये भी बता सकता हूं आपको कि मैंने डिफरेंट पोजिशन पर ये वेव बनाकर दिखाई है, ठीक है। तो अब जरा हम इस चीज को देखते हैं और इसकी इक्वेशन भी साथ साथ लिखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। अच्छा, फेस का जो इक्वेशन होती है, ये फार्मूला होता है, वो इस तरह लिखा जाता है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन फाइव प्लस थीटा, या थीटा प्लस फाइव, एक ही बात है, इसको हम लिख सकते हैं। ये जो थीटा प्लस फाइव या फाइव प्लस थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है फेस, टोटल फेस। और ये जो फाइव है ये फेस कांस्टेंट कहलाता है। अब देखो, अगर आपकी जो वेव है वो स्टार्ट हो रही है 0 से, इसका मतलब फेस क्या है, 0। अगर आपके पास जो वेव स्टार्ट हो रही है 90 से, तो इसका मतलब फेस क्या है, 90 डिग्री। इस वेव के अंदर देखा जाए तो फाई की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 180 डिग्री। नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है, 270 डिग्री। और 360 को मैं इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि 360 और 0 एक ही होते हैं ना, तो मैंने 0 ड्रॉ किया हुआ ना। तो यहां से अगर आप देखें तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपका इनिशियल जो वाइब्रेशन है वो अगर 0 से स्टार्ट हो, तो 0 का मतलब जो फेस है उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब जरा देखें, ये जो फाई की वैल्यू 0 है, अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूं तो जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन होगी ना, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन, फाई की जगह 0 पुट कर दें तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, 0 प्लस थीटा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स नॉट साइन थीटा। अब आपको ये बात समझ आई कि हम ये बार बार डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला एक्स नॉट साइन थीटा क्यों पुट करते थे। ये रीजन था कि हमारे पास उसमें जो फेस होता है इनिशियल, वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और इनिशियल फेस 0 डिग्री हो तो इक्वेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट की ये बनती है। और जब आपके पास साइन फंक्शन यूज होता है, तो क्या साइन फंक्शन के लिए यही ग्राफ नहीं है, इस ग्राफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा से, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास सर फेस हो 90 डिग्री, जी जी बोले। अच्छा, अब देखो, अगर फेस आपके पास 90 डिग्री है तो फिर हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन, और यहां पर अब 0 की जगह क्या आ गया, 90, 90 प्लस थीटा। अच्छा, अब साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ना, इसका मैथ में एक फार्मूला है, और उस फार्मूले के मुताबिक ये साइन 90 प्लस थीटा को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा प्लस का एक्स नॉट कॉस थीटा। अब अगर आप देखें तो ये कॉस थीटा फंक्शन आपको नजर आ रहा है, और कॉस थीटा फंक्शन के लिए हम पढ़ कर आए, इसका ग्राफ इसी तरह बनता है ना, ये देखें, ये आपके पास ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो आप देखें जो जो चीजें हम ऊपर पढ़ कर आए वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, रिलेट हो रही है, और आपके पास इक्वेशन उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। अच्छा, अब ये जो 90 माइनस 90 प्लस थीटा ना, वैसे ये मैथमेटिक्स वाले जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्योंकि ये फार्मूला पता होता है तो वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बायो वालों को इसका फार्मूला नहीं पता होता। मैं लिख कर बता देता हूँ, लेकिन एज सच आपको इसकी जरूरत है नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कैसे होता है, ये इस तरह होता है कि इधर मैथ का एक फार्मूला अप्लाई होता है, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, जो कि बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये मैथ का एक फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूले में जब हम 90 प्लस थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर कॉस थीटा आ जाता है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा, जहां से आप क्या करेंगे, कब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होता है और कब साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट करना होता, ये शॉर्टकट आपको पता चल जाएगा। जैसे अब देखें, इसमें जो ऊपर इक्वेशन है उसमें साइन लिखा हुआ है, तो देखें मैंने क्या साइन को चेंज किया, साइन साइन में ही कन्वर्टेड रहा,
लेकिन इसमें जब मैंने साइन लिखा है तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। अब ये कैसे पता चलेगा कब साइन साइन में ही रहेगा और कब साइन कॉस में रहेगा? तो मैथ वाले तो चलो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, लेकिन बायो वाले क्या करें, उनको ये फार्मूला नहीं आता, तो वो ये करते हैं कि वो एक शॉर्टकट याद कर लेते हैं, अगले इनिशियल पॉइंट्स की तरफ जाते हैं और वो है 180 डिग्री। देखें, अगर आपके पास कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो 180 डिग्री के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होगा वेव बनाने के लिए? तो मैं यहाँ पर पहले तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ, और उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में एक्स नॉट साइन, और अब देखें थीटा की जगह क्या पुट करना है, 180, तो 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एक्स नॉट साइन थीटा। और ये बात मैंने बताई थी कि ये आंसर कैसे आता है, तो उसके लिए मैंने कहा था मैथ का एक फार्मूला है जो कि आज हम शॉर्टकट के तौर पे पढ़ेंगे कि हमें कैसे कन्वर्जन करनी होगी अगर हमें फार्मूला ना अप्लाई करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कि जो फंक्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है वो फंक्शन है तो साइन थीटा का, लेकिन किसके साथ है, नेगेटिव के साथ। इसका मतलब आपके पास वेव तो साइन की बनेगी, लेकिन साइन को इनवर्स करें तो होगा क्या, जो क्रेस्ट है वो बन जाएगी ट्रफ, और जो ट्रफ है वो क्या बन जाएगी, क्रेस्ट बन जाएगी। तो अगर आप पहली वेव को और तीसरी वेव को देखें, तो क्या पहली वेव तीसरी वेव को अगर देखा जाए तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है? प्लस साइन थीटा में क्रेस्ट है और माइनस साइन थीटा में जहां पर क्रेस्ट थी, ये वाला अगर क्रेस्ट है तो माइनस साइन थीटा में ये क्या बन गया, ये ट्रफ बन गया। इसी तरह जो आपके पास प्लस साइन थीटा में ट्रफ थी वो अब माइनस साइन थीटा में क्या बन गई, क्रेस्ट बन गई। ठीक हो गया ना? तो ये आपके पास फंक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि हमारा जो मोशन है स्टार्ट कहां से हो रहा है, 180 डिग्री से हो रहा है। इसी तरह से 270 डिग्री से अगर आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके लिए फिर आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होगा? तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन 180 की जगह लिखा देंगे 270 प्लस थीटा, और यहां से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा। अब देखें जो आपके पास आंसर आया है वो आया है कॉस थीटा का, लेकिन माइनस के साथ। इसका मतलब जो सेकंड वेव आपने बनाई हुई है उस सेकंड वेव को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास ये वेव बन जाएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि ये वाली जो आपके पास वेव है ये है कॉस थीटा की, लेकिन किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो अब आप देख लें, ये जो आपके पास वेव स्टार्ट हो रही थी पॉजिटिव से, अब जब माइनस कॉस थीटा की बात होगी तो ये वेव स्टार्ट कहां हो रही है, नेगेटिव से। जो आपके पास कॉस थीटा के अंदर ट्रफ था वो अब क्या बन गया है, यहाँ पर क्रेस्ट बन गया है। और अगेन जो आपके पास एंड में जाकर क्रेस्ट में कन्वर्ट हो रहा था वो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेव वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, माइनस साइन की वजह से वो वेव रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, अच्छा अब जरा इसके शॉर्टकट पे आते हैं, जो मैं भी आपसे बार बार कह रहा था कि शॉर्टकट हमें कैसे पता चलेगा कि कब आपको कन्वर्ट करना है और कब कन्वर्ट नहीं करना। तो यहाँ पर कन्वर्जन के लिए हम जो एंगल यूज करते हैं साइन का कॉस में या कॉस का साइन में, तो मैथ वाले तो इस फार्मूले को यूज करते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा या माइनस बीटा, दोनों फार्मूले। इसी तरह कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये दोनों फार्मूले जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है और कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ऊपर जो दो फार्मूले हैं वो यूज करते हैं। लेकिन अगर वो फार्मूला ना यूज करने हो तो देखिए शॉर्टकट ये है कि आपको कुछ बातें इसके लिए पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जो आपके पास एंगल होता है 0 डिग्री, कार्टेशियन जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसमें 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और यहां पर आपके पास एंगल है 360 डिग्री। ठीक है, जो क्वाड्रेंट है ना, जो जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, ये हमने वेक्टर्स के चैप्टर में ये बातें पढ़ी हुई हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं ना वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। ठीक है ना? आप इसमें 0 से 90 तक कोई भी एंगल निकाल लें, जैसे साइन 30 लूं या कॉस 30 लूं, दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा।
इसी तरह साइन 60 कॉस 60 दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा आपको पॉजिटिव आंसर देता है। इसके अलावा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आते हैं। कॉस भी नेगेटिव आएगा, टेन भी नेगेटिव आएगा, सब नेगेटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिवाय टेन थीटा के जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब नेगेटिव आंसर देते हैं। साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, किसी भी एंगल पर 180 से 270 के दरमियान कोई भी एंगल पे आंसर निकालें नेगेटिव आएगा। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिवाय कॉस थीटा के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब नेगेटिव आंसर देते हैं। सिर्फ कॉस थीटा का आंसर आपका क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब इस बात को बताने का मकसद ये था कि जब हम इसमें कन्वर्जन करेंगे तो उस वक्त आपको साइन कन्वेंशन की भी जरूरत होगी। तो आप साइन कन्वेंशन यहां से देख लेंगे, हमारा आंसर साइन से कॉस तो हो गया, लेकिन वो कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है ना। और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसके एंगल में उसको पॉजिटिव या साइन से शो कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या शॉर्टकट है जिससे हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में यूज करेंगे। तो अगेन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। अच्छा, अब देखिए इस काम को समझने के लिए पहले मैं आपसे ये एक एग्जांपल आपको कोट करूंगा। वो एग्जांपल ये कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे पूछूं और वो क्वेश्चन के आंसर यस और नो में देना हो, और मैं आपसे कहूं कि वो यस और नो का जो आंसर है वो आपने मुंह से बोल कर नहीं देना बल्कि बॉडी लैंग्वेज से देना, तो आपकी जो गर्दन होगी वो किस तरह से यस के लिए मूव करेगी, तो वो एंगल होगा 90 और 270 का, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपको आंसर पता है तो आप क्या करेंगे, अपनी गर्दन को वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, दैट मींस कि हमें वो आंसर पता है, यस। लेकिन अगर आपको वो आंसर नहीं पता तो फिर आपने बॉडी लैंग्वेज में अपनी गर्दन को मूव कैसे करना है, 0 डिग्री और 180 0 डिग्री, to 180। ठीक हो गया ना। ये हो गया नो। अब इसका मतलब ये हो गया, अब हो गई बात आसान। जब कभी भी साइन किस में कन्वर्ट होना होगा, कॉस में, तो अगर वो एंगल साइन का 90 हुआ या 270 हुआ तो फिर तो यस है दोनों। इसका मतलब साइन यस कन्वर्ट होगा किस में, कॉस में। लेकिन अगर वो साइन के आगे एंगल क्या लगा, 0 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसके लिए नो है। इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट है, ऑब्वियसली इसका कोई सेंस तो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए आप रेफरेंस से याद रखें कि कब आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है और कब कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, और इसी तरह से कब साइन साइन रहेगा और कॉस कॉस रहेगा। तो ये एंगल है 90 और 270 जिसके ऊपर साइन और कॉस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब जरा एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर है कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 मैंने आपसे कहा एंगल है 90, तो 90 वो एंगल है जिसके ऊपर कॉस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन में। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, साइन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा करूंगा, लेट से थीटा अगर आपके पास 1 डिग्री भी है तो 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 91। और 90 प्लस 1 91 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में या सेकंड में? जो क्वाड्रेंट मैंने ऊपर आपको बताया उस क्वाड्रेंट में अगर देखे जाए तो 90 से बड़ा जो नंबर होगा वो सेकंड में आता है। और सेकंड में मैंने आपसे कहा था कि जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब जो आपने कन्वेंशन यूज करनी है वो किसको देख के यूज करनी है, क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन है कॉस, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आपने यहाँ पर आंसर भी क्या लगाना है, माइनस के साथ लगाना है, ठीक है। आंसर को देख के साइन नहीं लगाना, बल्कि क्या देख के साइन लगाना है, क्वेश्चन को देख के साइन लगाना है। तो क्वेश्चन में हमारे कॉस है, तो आपने देखना है कि क्या कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो अगर कॉस को देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर साइन क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कॉस कन्वर्ट तो हो गया साइन में, लेकिन कन्वेंशन क्या यूज होगी, तो कन्वेंशन के लिए आपने देखना है कि कॉस जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो वो क्वाड्रेंट अगर सेकंड है तो सेकंड में तो वो नेगेटिव होता है, तो आप माइनस का साइन लगा देंगे। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ये है कि लेट से हमारे पास लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब साइन 180, तो मैंने अभी आपको बताया 180 वो एंगल है जिसके ऊपर कन्वर्जन नहीं होती।
तो इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा। अब साइन 180 प्लस थीटा, देखो 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा? लेट से अगर मैं लिखूं 180 प्लस 1, तो 180 प्लस 1 से ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे बताएं क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका मतलब सारे एंगल नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं साइन की बात करूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो साइन है, तो उस साइन को अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं तो इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें मतलब आंसर में भी मैं क्या लगा दूंगा? माइनस का साइन लगा दूंगा। तो इस तरह मेरी साइन 180 प्लस थीटा की क्या हो गई? कन्वर्जन हो गई, और कन्वेंशन भी यूज कर लिया। चलें एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं कहूं, और इसका आंसर अब मुझे आपने बताना है, साइन 360 प्लस थीटा, तो पहले तो मुझे बताएं क्या ये साइन कन्वर्ट होगा कॉस में या नहीं? Yes, sir. नहीं होगा कन्वर्ट, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 360 ना, मैंने कहा था 360 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो कन्वर्ट नहीं होता, तो साइन साइन ही रहेगा। अच्छा, अब बात क्या आ जाती है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हम जरा देखें 360 प्लस 1, 360 प्लस 1 को हम कह सकते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ साइन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं कह देता हूं, लेट से कॉस, कॉस 270 प्लस थीटा, मुझे बताएंगे कन्वर्ट होगा ये देखें ना 270 है ना, Yes, और sir. 270 यस है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? साइन। कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन में। अच्छा, अब हमने ये देखना है साइन कौन सा आएगा, ठीक है ना। कॉस 270 प्लस थीटा, अगर मैं कह दूं 270 प्लस 1, तो 271 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो No. हमारा क्वेश्चन कॉस था, तो यहाँ पर आंसर भी क्या है? क्लियर हो गई यहां तक बात? Yes. तो इस तरह से आपको अब फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक यूज करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फेस एंगल पे आपका फार्मूला क्या बनेगा और आंसर क्या आएगा और उसका साइन क्या आएगा। आप ट्रिक को यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। मैथ वालों को मैं ये ट्रिक नहीं बताता हूं, क्योंकि उन लोगों को फार्मूला याद होता है, तो इसलिए वो लोग फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।